हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 26 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप इन्हें हमारे चैनल अमृता स्टोरीज पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अंबर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, ऋत्विक यार तू इतना कमजोर कैसे पड़ सकता है। तू ऋत्विक सिंघानिया है, भूल मत। तू तो कभी किसी सिचुएशन में हिम्मत नहीं हारा करता था, ना ही कभी डरता था मुश्किलों से। तो अब क्या हो गया तुझे। ऋत्विक उसकी ओर देखकर बोला, हाँ आज भी नहीं डरता हूँ किसी मुश्किल से, लेकिन बात जब मेरी जाना की आती है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। डरता हूँ उसे खोने से, डरता हूँ उससे दूर होने से। ये ऋत्विक सिंघानिया कमजोर तो नहीं है, पर इसकी एक कमजोरी है, वो है उसकी जाना, जिसे अभी मेरा नाम तक याद नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं, कैसे याद दिलाऊं उसे कि मैं उसका मिस्टर सिंघानिया हूँ, उसका मिस्टर एरोगेंट जो इस वक्त उसे मिलना चाहता है, बातें करना चाहता है। पर वो तो कहते वो रुक गया। तो अंबर बोला, अच्छा आज का तो ठीक है, मान लिया, लेकिन क्या होगा जब शबी को सब कुछ याद आ जाएगा और उसे ये पता चलेगा कि तू हार मान चुका था। कैसा लगेगा उसे ये जानकर कि उसका प्यार तेरे लिए तेरी ताकत नहीं बल्कि कमजोरी है। खुश होगी वो ये जानकर, बताओ। उसकी बात ऋत्विक ध्यान से सुन रहा था, फिर कुछ सोचते हुए बोला, सही कह रहे हो तुम अंबर, मेरी जाना मेरी कमजोरी के साथ साथ मेरी ताकत भी है। मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकता। क्या हुआ जो उसे कुछ याद नहीं है आज, उसका मतलब ये नहीं कि उसे याद दिलाया नहीं जा सकता। मैं याद दिलाऊंगा उसे सब कुछ, हमारे प्यार भरे लम्हे, हमारी खट्टी मीठी सी तकरार। याद दिलाऊंगा मैं उसे अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, हमारी सगाई, सब याद दिलाऊंगा अपनी जाना को। उसकी बात पर अंबर मुस्कुराया और बोला, ये हुई ना बात मेरे यार वाली। चलो अब इसी बात पर कुछ खा लो और अपने जख्मों पर ड्रेसिंग भी करवा लो। कब से ऐसे ही घूम रहे हो, कितना खून बह चुका है। सबसे पहले ये जूस पियो, कहकर उसने जूस का गिलास ऋत्विक को दिया और ऋत्विक ने मुस्कुराते हुए जूस पी लिया और फिर पीने के बाद नर्स से अपने घुटनों पर ड्रेसिंग करवा ली। हालांकि उसका मन अभी भी कर रहा था कि वो शबी से मिले जाकर, पर फिर भी उसे दूर दूर से देखकर ही अपने मन को समझा रहा था। ऋत्विक ने राजेश जी, राजश्री जी और दादी को समझा बुझाकर घर भेज दिया। रात को शबी जब सो रही थी तो ऋत्विक जाकर चुपके से उसके पास बैठ गया और उसे प्यार से निहारने लगा। फिर उसका हाथ पकड़कर उस पे किस किया और उसके हाथ को अपने गाल पर रखा और बोला, जाना इतने इंतजार के बाद तुम्हें होश आया और आते ही तुम मुझे भूल ही गई। पता है मुझे कितनी तकलीफ होती है ये देखकर, जब मेरी आंखों के सामने तुम सबसे बात करती हो, जिनको पहचानती नहीं उनसे भी। बस मुझे छोड़कर इतना मत तड़पाओ ना अपने मिस्टर सिंघानिया को। तुम जानती हो ना कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम्हारी नाराजगी तक बर्दाश्त नहीं होती है मुझे, और अब तो तुम सीधे मुझे ही भूल गई। प्लीज जाना, याद करने की कोशिश करो ना अपने मिस्टर एरोगेंट को। हमें शादी करनी है, याद है कितने वादे किए हैं हमने साथ में। प्लीज जाना, जल्दी से याद करो ना। कहते हुए उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। काफी देर तक वो अपनी जाना को निहारता रहा और फिर सुबह लगभग 4 बजे वो वहां से उठा और बाहर चला गया। दाई माँ को भी गिन्नी और रिया ने समझा बुझाकर आश्रम भेज दिया था। अब हॉस्पिटल में ऋत्विक, गिन्नी, रिया और आरुष और अंबर ही थे। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। ऋत्विक रोज रात को ही अपनी जाना के साथ टाइम स्पेंड करता जब वो सो रही होती। बीच में दाइमा और ऋत्विक के मॉम डैड भी मिलने आए। फिर शबी के डिस्चार्ज का दिन भी आ गया और ऋत्विक अब भी उदास था, क्योंकि अब वो आश्रम चली जाएगी तो वो कैसे देखेगा उसे। खैर अब छुट्टी तो मिलनी ही थी। डॉक्टर ने ढेर सारी हिदायतें देकर उसे डिस्चार्ज कर दिया। ऋत्विक चाहता था कि खुद शबी को छोड़कर आए, पर वो ऐसा नहीं कर सका, इसलिए आरुष अपनी कार लेकर आया और शबी को आश्रम छोड़ने के लिए निकल पड़ा। शबी आगे बैठी थी तो आरुष बीच बीच में शबी को याद दिलाने की कोशिश करता और हंसी मजाक भी करता, जिससे शबी हंसने की कोशिश करती। और पीछे ही ऋत्विक ने अपनी गाड़ी लगा दी थी। आश्रम आ गया और वहां सब बच्चों ने अपनी शबी दीदी का बड़े प्यार से स्वागत किया और सबके अंदर जाने के बाद ऋत्विक अपनी जाना को अंदर जाते हुए देखने लगा। अचानक से शबी पीछे पलटी और एक नजर ऋत्विक को देखा तो ऋत्विक मुस्कुरा दिया। फिर शबी पलटी और चुपचाप अंदर चली गई और ऋत्विक वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। ऋत्विक हिम्मत करके वहां से घर चल गया। थोड़ी देर बाद आरुष भी आश्रम से घर चला गया। शबी का सब बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। सब लोग उसे अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ याद दिलाने की कोशिश करते। उधर ऋत्विक घर पहुंचा और सीधे अपने रूम की ओर चल दिया। दादी, राजश्री जी और प्रियल वहीं हॉल में बैठे हुए थे। राजेश जी ऑफिस गए हुए थे, क्योंकि इतने दिनों से ऑफिस की और ध्यान ही नहीं दिया था। ऋत्विक का तो अब पता नहीं था कि कब ऑफिस जाए, इसलिए सारी जिम्मेदारी अब राजेश जी के ऊपर ही थी। ऋत्विक को ऐसे खोए हुए जाते देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। दादी बोली, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है मेरे हंसते खेलते बच्चे को। कल कितना खुश था,
और आज उसके चेहरे पर वो रवानगी ही नहीं है। पता नहीं अचानक से कैसा तूफान आया जो मेरे बच्चों के पूरे घर की खुशियों को ही उड़ा ले गया। कल तक पूरा घर खुशियों से जगमगा रहा था और आज कैसे खालीपन छाया हुआ है। उनकी बात पर दोनों ने हामी भरी और प्रिया बोली, सही कहा दादी आपने, शबी भाभी के बिना ये घर ऐसे लग रहा है जैसे बिना आत्मा के शरीर, वो जो जिंदा ही ना हो। मुझे तो उनके बारे में सोचकर ही रोना आता है। कितनी आदत हो गई थी उनकी, अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेशकीमती चीज खो गई हो। पूरा घर काटने को दौड़ रहा है। पता नहीं वो पहले वाली रौनक कब लगेगी हमारे घर में अब। इतना कहते हुए उसकी भी आंखें भर आई। तभी राजश्री जी भी बोली, अगर हमारा ये हाल है तो सोचो कि चीकू का क्या हाल होगा। उसके लिए तो वो उसका सब कुछ है, उसकी जान बसती है शबी में। कैसे मुरझाया हुआ है मेरा बच्चा शबी के बिना। ऐसे देखा नहीं जाता उसका चेहरा। खुद को कितना लाचार महसूस कर रही है कि अपने बच्चे की खुशियों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ दया करो मेरे बच्चे पर, उसकी खुशियां उसे लौटा दो। आज तक उसने कुछ नहीं मांगा आपसे, लेकिन आज वो आपके मंदिर गया, वो भी खुद को तकलीफ पहुंचाकर। सोचिए कितनी अहमियत रखती होगी शबी उसके लिए, जो उसका प्यार उसे आपकी दहलीज तक ले गया, जिसने कभी मंदिर की सीढ़ी तक नहीं चढ़ी थी। शबी की यादाश्त वापस आ जाए जल्दी से, बस मेरे बच्चों की खुशियां उन्हें दोबारा मिल जाए, यही प्रार्थना है। फिर तीनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। वही ऋत्विक पूरा दिन अपने रूम में बंद रहा और अपनी जाना के साथ बिताए हुए वो सारे लम्हे उसकी आंखों के सामने चलते रहे, जिसमें कभी उनकी नोकझोंक तो कभी प्यार भरे खट्टे मीठे एहसास। वो सोचकर कभी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती तो कभी आंखें नम हो जाती। दादी ने उसके कमरे में खाना भेजा तो उसने बिल्कुल चिड़िया की तरह खाना खाया। ऐसे ही रात हो गई। फिर सुबह हुई। ऋत्विक उठा और तैयार होकर नीचे आया। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। ऋत्विक भी आया और थोड़ा सा नाश्ता किया और बाहर जाने लगा तो राजश्री जी ने पूछा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो बेटा? ऋत्विक बोला, मम्मा मैं शबी को देखने जा रहा हूँ। उसकी बात पर दादी बोली, पर बेटा तुम जाओगे तो? उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी तो ऋत्विक बोला, जानता हूँ मैं सीधे उसके सामने जाऊंगा तो वो मुझ पर गुस्सा करेगी, लेकिन मैं भी क्या करूं दादी, नहीं रह सकता हूँ ज्यादा देर उसे देखे बिना। गुस्सा करेगी तो कर ले, हक है उसका मुझ पर पूरा। अब मैं यूं ही हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकता हूँ ना। कोशिश तो करूंगा ही उसे सब याद दिलाने की, आखिर मेरी जाना है वो, इतनी कमजोर तो हरगिज नहीं होगी। इतना कहकर वो तो वहां से बाहर चल पड़ा और बाकी सब उसे जाते हुए देखते रहे। ऋत्विक वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर आश्रम की ओर चल पड़ा। उधर आश्रम में सब लोग मस्ती कर रहे थे तो शबी को पुराने और मजेदार किस्से सुना रहे थे, किसी की शैतानियों के तो किसी की बेवकूफियों के, और शबी भी ये सब सुनकर हंसने लगती। थोड़ी देर बाद ऋत्विक आश्रम पहुंचा और जैसे ही वो अंदर की तरफ जाने लगा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। बढ़ते कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। वो अंदर आया तो रिया की नजर उस पर पड़ी, जो कि सबके लिए चाय लेकर जा रही थी। ऋत्विक को देखते ही वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे जीजू आप यहाँ, आइए आइए। ऋत्विक उसके पास गया और बोला, मेरी प्यारी साली साहिबा जरा अपने इमोशंस को काबू में रखे। अगर आपकी बहन ने मेरे लिए आपके मुंह से जीजू सुन लिया तो वो 100 सवाल करेगी, जिसका जवाब तो ना आप और ना मैं दे पाऊंगा, इसलिए संभाल कर बोलना होगा उसके सामने हमें। उसकी बात पर रिया ने अपने मुंह पर उंगली रखी और अपना सर हाँ में हिलाया। फिर दोनों अंदर चल पड़े। दाई माँ ऋत्विक को देखकर बहुत खुश हुई। ऋत्विक ने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, सदा खुश रहो। ऋत्विक तिरछी नजर शबी पर डालते हुए बोला, मेरी खुशियां आपके पास ही है दाई माँ। दाई माँ उसकी बात समझ गई और बाकी सब भी, लेकिन ऋत्विक को वहां देखकर शबी को अजीब लगा। ऋत्विक बच्चों से हेलो बोला तो सब बच्चे उसे प्यार से मिले और ये देखकर शबी हैरान रह गई कि इस खड़ूस दिखने वाले इंसान को सब इतना भाव क्यों दे रहे हैं आखिर। फिर ऋत्विक उसकी तरफ देखते हुए बोला, हेलो एवरीवन। रिया और गिनी ने भी उसे प्यार से ग्रीट किया, लेकिन शबी ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसे ऋत्विक का हॉस्पिटल वाला बर्ताव याद आ गया। सब लोग धीरे धीरे वहां से बहाने से रफू चक्कर हो गए ताकि ऋत्विक को शबी के साथ समय बिताने को मिल जाए। ऋत्विक भी ये सब समझ गया था। वो शबी के पास बैठा और कुछ बोलने को हुआ कि शबी वहां से जाने को हुई तो ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़ लिया। शबी ने उसे मुड़कर देखा तो वो उठकर उसके सामने आ गया। शबी हैरानी से उसे देखने लगी और फिर एक नजर अपने हाथ की ओर देखा जो इस वक्त ऋत्विक के हाथ में था। वो कुछ बोलने को हुई कि तभी ऋत्विक बोला, जानता हूँ कि मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, ना ही मुझसे जुड़ी कोई बात, लेकिन एक बात जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, वो ये कि तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। उसके बाद शबी हैरानी से सुन रही थी। वो आगे बोला, भले ही तुम मुझे भूल गई हो पर सिर्फ एक नजर मुझ पे डाल दिया करो ताकि मुझसे जुड़ा होने का एहसास होता रहे, वरना तो तुम्हारे बिना जिंदा हूँ या मुर्दा ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मेरा तुम्हें जी भर के देख लेना
मेरे दिल को सुकून की लहर देना, वैसे ही तुम्हारी सिर्फ एक नजर मुझ पे पड़ जाए तो मुझे अपने अस्तित्व की मौजूदगी महसूस हो जाती है। उसकी बातों को शबी समझ नहीं पा रही थी, पर उनकी गहराई को जरूर समझ पा रही थी। ऋत्विक बोला, क्या ये जरूरी था कि तुम्हें सिर्फ वही समय भूलना था जिसमें तुम मेरे साथ थी? अभी कल ही की तो बात है, हम साथ थे, खुश थे, तुम मुझे डांटती थी, मुझसे रूठती थी, मैं तुम्हें मनाता था, ये सब तुम कैसे भूल सकती हो जाना? उसके मुंह से फिर से जाना सुनकर शबी को हॉस्पिटल वाली बात याद आ गई और वो अब गुस्सा हो गई और झटके से ऋत्विक से अपना हाथ छुड़वाया और बोली, बहुत हो गया, मुझे नहीं पता आप कौन है और मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन ये सारी बातें आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? नहीं जानती हूँ मैं आपको, तब भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, क्यों नहीं समझते हो आप? और अगर जानती भी थी तो समझ लो अब भूल चुकी हूँ, और अब नहीं जानती हूँ मैं, अब सिर्फ अपने परिवार को जानती हूँ, वही है मेरे अपने। पता नहीं आपसे क्या रिश्ता था मेरा, पर जो भी था अब नहीं है, इतना जान लीजिए बस। और हाँ, जैसे मैं भूल गई हूँ पुरानी बातें, वैसे ही बेहतर होगा कि आप भी भूल जाइए, इसी में सबकी भलाई है। उसकी बातें सुनकर ऋत्विक को बहुत बुरा लगा और उसकी उसे भूल जाने वाली बात पर तो उसकी आंखों से आंसू भी आने को तैयार हो गए थे। वो नम आंखों से बोला, क्या कहा कि मैं भूल जाऊं तुम्हें? मतलब तुम कहना चाहती हो कि मैं सांसें लेना भूल जाऊं, जिंदा हूं ये भूल जाऊं मैं? इससे अच्छा तो तुम ये कह देती कहीं जाके मर जाऊं मैं, तो भी मुझे दुख नहीं होता इतना। तुम मेरे जीने की इकलौती वजह हो जाना, जो मुझे खुद भगवान ने दी थी। उन्होंने ही तो तुम्हें मौत के मुंह से बचाया, लेकिन ये खुशी उन्होंने मुझे अधूरी दी। तुम्हारी याददाश्त छीन कर, लेकिन जाना सिर्फ तुम्हारे दिमाग से ही मिटी है मेरी यादें, पर दिल से तो नहीं मिटी होंगी ना? इसका सबूत चाहिए तो एक बार मेरे जाने के बाद ही सही, लेकिन अपनी आंखें बंद करके देखना, किसका चेहरा दिखाई देगा तुम्हें? आंखें बंद करके हमें अपने दिल की तस्वीर दिखती है ना, तो देख लेना तुम्हारे दिल में किसकी तस्वीर है। उसकी बातों से अब शबी परेशान होने लगी थी, इसलिए ऋत्विक उसके दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहता था, तो चुपचाप वहां से बाहर की ओर चल पड़ा और शबी उसे जाते हुए देखने लगी। और तभी उसे ऋत्विक की बात याद आई, तो पता नहीं क्यों उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल उसने अपनी आंखें झटके से खोल ली और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन ऋत्विक का हॉस्पिटल में उसे गले लगाना और उसके साथ किया हुआ बिहेवियर दिखने लगा था बंद आंखों से। वो खुद से ही बोली, ये सब सिर्फ वहम है मेरा, ये मिस्टर बहुत चालाक हैं, जानबूझकर मेरे दिमाग में ये सारी बातें डाल कर गए हैं ताकि मुझे वही सब दिखे। ये सिर्फ एक इल्यूजन है शबी, जिसकी तरफ ध्यान मत देना तुम। लेकिन फिर भी मुझे कुछ और भी तो दिख सकता था ना, लेकिन वही क्यों दिखा आखिर जो उनसे जुड़ा था? नहीं नहीं शबी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तुझे बहलाने के लिए बोला था ताकि तू वही सब सोचे, और जो हम सोचते हैं वही तो देखते हैं ना, आंखों को बंद करने पर। लेकिन फिर भी मैं क्यों सोच रही हूँ वो सब जो वो चाहते हैं? मैं पागल हो जाऊंगी उस इंसान के बारे में सोच सोच कर, कहते हुए उसने अपना सर झटका और वो वहां से अपने रूम की तरफ चल पड़ी। उधर ऋत्विक कार में बैठे हुए मुस्कुरा रहा था, फिर बोला, जानता हूँ जाना कि मेरे बाहर आते ही तुमने अपनी आंखें बंद की होंगी और मेरा चेहरा दिखाई दिया होगा तुम्हें, और फिर खुद को ही डांट रही होगी कि क्यों देखा मेरा चेहरा तुम्हें। जाना तुम्हारे दिमाग से निकला हूं मैं, दिल से नहीं, इसलिए तुम्हारा दिल खुद ब खुद तुम्हें याद करेगा और देखेगा भी, उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। खैर, अब इंतजार बस उस दिन का है जब तुम खुद मुझे बंद नहीं बल्कि अपनी खुली आंखों के सामने दिखना चाहोगी, और वो दिन बहुत जल्द आएगा, मैं लाऊंगा वो दिन, तुम्हारा मिस्टर सिंघानिया। आई लव यू जाना। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए बोला, चलो अब आज का डोज तो मिल गया तुम्हारे दीदार करके, अब चलता हूँ, फिर आऊंगा। कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया कि तभी उसकी नजर उसके साथ से गुजरती हुई गाड़ी पर पड़ी जिसमें आरुष बैठा था और आश्रम की तरफ जा रहा था। उसे देखते ही ऋत्विक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मन मारकर वो वहां से चला गया, ये सोचकर कि आज तो अच्छे से उसने शबी से मुलाकात और बात दोनों कर ली है। आरुष आश्रम पहुंच गया और जाकर दाइमा और सबसे मिला और फिर शबी के साथ बैठकर बातें करने लग गया, जो कि बच्चों के साथ बाहर गार्डन में आकर खेल रही थी। वो सब अपने मस्त मगन थे और शबी चेयर पर बैठकर उन्हें अब खेलते हुए देख रही थी, क्योंकि वो आरुष को देखकर खेलना बंद करके वहां पर आकर बैठ गई थी। आरुष चाय का कप हाथ में पकड़े हुए बस शबी की तरफ ही देखे जा रहा था, जो कि मुस्कुराते हुए बच्चों को देख रही थी। जब उसका ध्यान गया तो वो बोली, अरे आप चाय क्यों नहीं पी रहे हैं? उसकी आवाज सुनकर आरुष होश में आया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ मैं चाय पी ही रहा हूँ। वो बच्चे कितने खुश लग रहे हैं ना ऐसे खेलते हुए। हाँ, शबी मुस्कुराते हुए बोली, बच्चों की तरफ देखते हुए कहा। फिर कुछ देर यूं ही दोनों बातें करते रहे। आरुष शबी को पिछली बातें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ वो बातें जिनमें वो और शबी थे। कुछ देर बाद ही अंदर से घबराते हुए रिया आई। उसे यूं टेंशन में देखकर शबी ने पूछा, रिया क्या हुआ?
तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? रिया खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली। वो दाइमा। वो इतना ही बोल पाई थी कि शवी घबराते हुए बोली, क्या हुआ दाइमा को? दाइमा को हार्ट हार्ट अटैक आया है। शवी इतना सुनते ही भर की देर थी कि शवी भागते हुए अंदर चली गई और उसके पीछे पीछे आरुष और रिया भी चले गए। शवी अंदर गई तो दाइमा को देखकर घबरा गई। सब लोग डरे हुए थे और सबकी आंखें नम थी। शवी जाके दाइमा के पास बैठी और रोते हुए उन्हें देखने लगी। आरुष बोला, हमें देरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, चलिए जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। शवी ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया तो सब लोग दाइमा को आरुष की गाड़ी में लेकर चले गए हॉस्पिटल के लिए। वहां पहुंचकर आरुष ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की। शवी, रिया और गिनी बस रोए जा रही थी। आखिर जो अंदर ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटी थी वो उनकी सब कुछ थी। माँ बाप दोस्त सारे रिश्ते उन्हीं से ही तो मिले थे उनको, इसलिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए। आरुष तीनों को संभाल रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, बस स्ट्रेस से दूर रखिए और उनके खाने पीने का ध्यान अच्छे से रखिए, बाकी कल सुबह तक उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। इतना कहकर वो चले गए। सब ने चैन की सांस ली। थोड़ी देर बाद वो सब दाइमा से मिले और शवी ने उन्हें खूब डांट भी लगाई अपना ध्यान ना रखने के लिए, दवाई टाइम पर ना लेने के लिए, क्योंकि ये उनका दूसरा अटैक था, इसलिए वो ज्यादा डर गई थी। दाइमा ने उसकी सारी डांट मुस्कुराते हुए सुनी और आगे से खुद का ख्याल रखने का वादा भी किया। उन्होंने आरुष का भी शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर बाद उनको आराम करने का बोलकर वो बाहर आ गई, क्योंकि आरुष अभी भी वहीं था। शबी ने उसे जाने का बोला था मगर वो नहीं माना उन्हें ऐसे छोड़कर जाने के लिए, इसलिए वो वहीं बाहर बैठा था। तो शबी उसके पास आती और आरुष ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें नम थी। आरुष ने कहा, क्या हुआ दोस्त, अभी तो दाइमा बिल्कुल ठीक है ना? खतरे से बाहर है तो फिर आप क्यों अपसेट हैं? अब तो मुस्कुरा दीजिए। उसकी बात पर शवी ने मुस्कुराने की कोशिश की और उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, समझ नहीं आ रहा किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं मैं। इस वक्त लफ्ज नहीं है मेरे पास, फिर भी कहना चाहूंगी कि आपने मुझ पर, हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है आज दाइमा को यहाँ टाइम पर पहुंचाकर। आज अगर आप वहां मौजूद नहीं होते एन वक्त पर तो दाइमा हॉस्पिटल नहीं पहुंचती, तो शायद आज हम उनको हमेशा के लिए खो देते। कहते कहते वो रोने लगी। फिर बोली, दाइमा हम सब के लिए क्या मायने रखती हैं ये हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बस इतना कह सकते हैं कि हमारी पूरी दुनिया उनमें, उनके आसपास ही घूमती है। जान है वो हम सबकी। आपका बहुत बहुत आभार जो आपने उसकी जान बचाकर इनडायरेक्टली हम सबकी जान बचाई है। इसके बदले में आप कुछ भी मांगेंगे तो कसम से मना नहीं करूंगी। तभी आरुष बोला, आप मेरे दोस्ती को थैंक यू बोलकर एहसान के तराजू में तोल रही हैं शवी। मैंने जो कुछ भी किया अपना फर्ज समझकर किया। दाइमा से मेरा भी उतना ही लगाव है जितना कि आप सबका। आपको याद नहीं, लेकिन हमारी दोस्ती के दिन से मैं उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी कि अपनी मॉम की। तो प्लीज अब रोना बंद कीजिए। तो शवी ने अपने आंसू पोंछे तो आरुष फिर बोला, और मुझे थैंक यू बोलकर पराया मत कीजिए। हाँ, लेकिन अगर आप इसके बदले में कुछ देना चाहती हैं तो क्या सच में जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा? वो आप देंगी? आरुष ने शवी की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। तो शवी बोली, जी बिल्कुल, मांगिए, क्या मांगना है आपको? अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर दूंगी मैं। आरुष बोला, बिल्कुल, जो मैं मांगने वाला हूँ वो आप ही के ही बस में है, तो फिर मांगिए। आरुष उसकी ओर देखते हुए बोला, मुझसे शादी कर लीजिए शवी जी। उसकी बात सुनकर शवी हैरान रह गई। तो वो बोला, शौक लग गया ना आपको? पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। वैसे मैं इतना खुदगर्ज तो नहीं कि अपने फर्ज के बदले कुछ मांगू, लेकिन हाँ, इस मामले में जरा सा हूँ, मेरा मतलब आपके मामले में। शवी उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। वो फिर बोला, बताना तो चाहता तो नहीं था ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, पर क्या करूं, ये दिल समझता ही नहीं है, मजबूरी है ना। तो सोचा कि बता ही दूं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। उसकी बात पर शवी हैरान होकर उसे देखने लगी। तो वो बोला, अभी आपको यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पर, लेकिन आपकी याददाश्त आने से पहले था पता आपको। मैं तो अपने मॉम डैड को भी भेजने वाला था आपका हाथ मांगने, लेकिन उससे पहले ही ये सब हो गया था। पर यकीन मानिए शवी, आपके लिए प्यार रत्ती भर भी कम नहीं हुआ, बल्कि तब से तो प्यार और भी गहरा होता चला गया आपके लिए। इसलिए आज ये खुद गर्जी भरा सवाल पूछ बैठा हूं मैं आपसे। आपको जवाब देने में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से सोच समझकर जवाब दीजिएगा। आपके जवाब का मैं इंतजार करूंगा, और अगर वो जवाब हाँ में होगा तो मेरे जितना खुशनसीब शायद ही कोई होगा इस दुनिया में। खैर, अब आप अपने दिमाग पर जोर मत लगाना, क्योंकि मेरे लिए आपकी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो प्लीज दिमाग को ठंडा रखकर जवाब ढूंढिएगा। अगर मुझ में आपके साथ के लायक कोई भी गुण नजर आए तो ही हाँ करना। जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर नहीं टिकते हैं ना, इसलिए। बाकी आपका जो फैसला होगा वो सर आंखों पर है, जबरदस्ती नहीं है। पर मेरा प्यार आपके फैसले के बाद भी टस से मस नहीं होगा, ये बात तय है।
मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। आपने कुछ नहीं खाया ना कब से? इतना कहकर वो वहां से कैंटीन की ओर चल दिया और शवी किसी गहरी सोच में पड़ गई। आरुष थोड़ी देर बाद खाना लेकर आया और उसने सबको खाना खाने को कह दिया। रिया और गिन्नी ने भी खाना खा लिया, लेकिन शवी खाना नहीं खा रही थी। बहुत बार जोर देने पर उसने थोड़ा कुछ खाया। आरुष अभी भी वहीं था। उधर रिया ने फोन करके ऋत्विक के घर में सबको बता दिया था इस बारे में। ऋत्विक की मम्मा और दादी ऋत्विक के साथ हॉस्पिटल पहुंची। दाई माँ अब ठीक है, ये जानकर उन्होंने चैन की सांस ली। शवी को भी उन्होंने हौसला दिया और वहीं उसके पास बैठ गए। आरुष बाहर एक कॉल के लिए गया हुआ था। ऋत्विक पार्किंग में गाड़ी लगाकर हॉस्पिटल में आया और डॉक्टर से बात की। उन्होंने सब बता दिया। शवी को ऐसे देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो चुपचाप बैठी हुई थी, किसी से बात भी नहीं कर रही थी। गिन्नी ने बताया कि दाई माँ की सबसे लाडली है ना, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा उसे संभलने में। ऋत्विक का तो मन कर रहा था कि अभी के अभी अपनी जाना को कसकर गले लगा ले और उसके चेहरे की सारी मायूसी खुद में समा ले और उसके चेहरे पर मुस्कान ले आए, लेकिन अभी वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा सकता था। वहीं शवी अपने इसी उलझन में पड़ी हुई थी कि उसके दिमाग में आरुष की कई हुई बातें घूम रही थी। रह रहकर उसका शादी के लिए प्रपोज करना याद आ रहा था। कभी उसका दाई माँ के लिए किया गया एहसान जिसके लिए वो उसका आभार मान रही थी, और शायद कहीं ना कहीं उसे उसका बदला चुकाने का तरीका समझ रही थी। शायद उससे शादी करके खुद की उलझन में ही जूझे जा रही थी। वो मन में बोली, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मना कर दूं क्या? लेकिन किस मुंह से मना करूं? इतना बड़ा एहसान किया है उन्होंने मुझ पर, हम सब पर। दाई माँ को आज अगर वो समय पर हॉस्पिटल नहीं लेकर आते तो क्या होता? ये सोचकर ही मेरा दिल बैठे जा रहा है। कुछ भी कहो, पर सच तो यही है ना कि उन्होंने एहसान किया है, और फिर तुमने ही तो कहा था कि कुछ भी मांग लो, उनके एहसान का बदला चुकाना था ना तुम्हें। तो अब क्या क्यों सोच रही हो ये सब? तुम कह दो ना हाँ उन्हें। और वैसे भी शादी तो एक दिन करनी ही है ना, और फिर वो भी हैं अच्छे नेचर के, और उन्होंने कहा ना कि तुम भी दोस्त थी उनकी, और वो तुमसे इतना सोचते ही उसने अपनी सोच को विराम लगाया और अचानक से उसके दिल में ऋत्विक का ख्याल आ गया। उसकी बातें, अपनी आंखों में दिखती वो तड़प जिसे वो शायद जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। ऋत्विक का ख्याल आते ही आरुष की बातें कहीं गायब हो गई उसके जहन से, और वो कुछ और ही सोचने लगी थी। लेकिन फिर पता नहीं क्या आया उसके दिमाग में कि उसने अपनी सोच को किनारे किया और फिर से कुछ सोचने लगी। उतने में आरुष भी आ गया अंदर और छवि के पास आके बैठ गया। छवि के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि वो एकदम से खड़ी हुई और आरुष की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपका प्रपोजल मंजूर है आरुष जी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आरुष, जो कि फोन की तरफ देख रहा था, छवि की आवाज सुनकर वो खड़ा हो गया और उसकी पूरी बात सुनकर तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने अभी अभी सुना वो सच है। वहीं वहां पर मौजूद सब लोग भी उसकी इस बात सुनकर हैरान हो गए थे। उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो सुना है वो सच है। गिन्नी, रिया, अंबर और ऋत्विक की मम्मा और दादी भी एकदम से खड़े हो गए शवी की बात सुनकर। वहीं कॉरिडोर में एक तरफ से कुछ टूटने की आवाज आई। सबने रिएक्ट करने से पहले ही सबका ध्यान उस तरफ गया तो वहां ऋत्विक खड़ा था। उसका फोन जमीन पर टूटा पड़ा था और उसका एक हाथ अभी भी वैसा ही हवा में था जैसे वो फोन पर बात कर रहा हो, और चेहरे पर एक दर्द और गुस्से से भरे हुए एक्सप्रेशंस और आंखें जैसे बस बरसने को बेताब थी। वो वहीं थम सा गया था। उसकी बात सुनकर दिल ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया होता, और उसके आसपास की हवा को जैसे किसी ने कैद कर लिया था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ टूट कर बिखर रहा हो, कोई उससे उसकी सांसों को दूर कर रहा हो। उसके सामने किसी और का हाथ थामने की बात कर रही थी। ऋत्विक ब्लैंक हो चुका था एकदम से। अंबर ने देखा तो वो भागकर उसके पास गया और उसका टूटा हुआ फोन उठाया और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले आया और उसे चेयर पर बिठा दिया। उसे तो जैसे कोई होश ही नहीं था। वो किसी यंत्र चालक की तरह चला आया और उसके साथ और कानों में अभी भी शवी के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे जो रह रहकर उसका दिल जला रहे थे। उसे जब एकदम से होश आया कि ये सब सच है तो वो झट से उठा और शवी की तरफ गया और आरुष को साइड करते हुए शवी के सामने आ गया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर आंखों में आंसू लिए उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, जाना, ये क्या कह रही हो तुम? तुम मजाक कर रही हो ना सबके साथ? ये जो बात अभी अभी कही है तुमने, वो मजाक है ना? या फिर मुझे परेशान करने के लिए कहा तुमने? हाँ, बताओ ना जाना सबको कि तुम जो भी कह रही थी वो सब सच नहीं है। प्लीज जाना, बोलो ना सबको कि तुम झूठ बोल रही हो। बताओ कि तुम सिर्फ अपने मिस्टर एरोगेंट को सताने के लिए ये सब बोल रही हो। बोलो ना जाना, प्लीज बोलो ना। ऋत्विक बोलते बोलते रोना ही लगा था लगभग, और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथों में शवी के हाथ थे। किसी से भी
उसकी हालत नहीं देखी जा रही थी, सबकी आंखों में आंसू थे। वो फिर बोला, प्लीज जाना, याद करो ना कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ, कि तुम मेरी जाना हो और मैं तुम्हारे मिस्टर सिंघानिया। तुम मिस्टर एरोगेंट कहकर बुलाती थी ना मुझे हमेशा। बहुत मिस करता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारे मुंह से अपने जिक्र को, तुम्हारे उस प्यार को जिस पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी आंखों में अपने लिए ये अजनबीपन बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। और तुम मेरे अलावा किसी और से शादी कैसे कर सकती हो जाना? अगर तुम ये सब इसलिए कह रही हो कि ताकि मैं तुम्हें परेशान ना करूं, तो मैं वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। पर प्लीज मुझे जीते जी इतनी बड़ी सजा मत दो कि मैं ना ही जी पाऊं और ना ही मर पाऊं। मैं वादा करता हूँ कि इंतजार कर लूंगा उस दिन का जब तुम्हें सब कुछ अपने आप याद आ जाए। चाहे कितना भी इंतजार करना पड़े, मैं कर लूंगा, पूरी जिंदगी भी। लेकिन ऐसा मत बोलो प्लीज। हाथ जोड़ लिए थे उसने ऐसा कहते हुए अपने। अंबर ने उसे आके उठाया और बोला, संभालो अपने आप को ऋत्विक, शवि के दिमाग पर जोर पड़ेगा तुम्हारी बातों से। अभी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। शवि को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे आखिर वो। कोई भाव नहीं थे उसके चेहरे पर। फिर वो ऋत्विक की तरफ देखकर बोली, मैंने अपना फैसला कर लिया है और ये फैसला अब बदलने वाला नहीं है। मैं आरुष जी से शादी करूंगी और ये शादी होकर ही रहेगी, चाहे किसी को सही लगे या नहीं। उसकी बात सुनकर ऋत्विक की आंखों से फिर से आंसू आ गए। वो अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाकर आरुष की तरफ रुख करके बोली, आरुष जी, आपने सुना ना मैंने क्या कहा आपसे? मैं तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए। आरुष मुस्कुराते हुए बोला, जी मैंने सुना शवि, और यकीन नहीं हो रहा कि आप सच में मान गई। पर क्या आपने ये फैसला सोच समझ कर लिया है ना? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जबरदस्ती खुद को मेरे साथ बांधें। प्यार करता हूँ आपसे, पर आपको दुखी करके खुद खुश नहीं हो सकता मैं, इसलिए आपकी मर्जी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आरुष खुश तो था, पर वो कंफर्म करना चाहता था कि शवि दिल से मानी है या फिर उसके एहसान का बदला चुकाने के लिए। उसकी बात पर शवि फीका सा मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा ना आरुष जी कि मैं तैयार हूँ, और मेरे ख्याल से आपके लिए इतना जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अब आप अपने घर पर बता सकते हैं, और शादी या सगाई हो, आपको सही जो भी सही लगे, उसका मुहूर्त जल्द से जल्द निकलवा कर हमें बता दीजिएगा। और इतना कहकर उसने गिन्नी और रिया से कहा कि वो आश्रम जा रही है थोड़ा फ्रेश होने। फिर वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। आरुष ने कहा कि वो छोड़ आएगा, पर वो नहीं मानी और ऑटो में बैठकर आश्रम के लिए निकल गई। सब लोग उसे जाते हुए देखते रहे। किसी के सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई थी उससे। ऋत्विक अभी भी वैसे ही खड़ा था, उस तरफ देखे जा रहा था जहां से अभी अभी वो गई थी। राजश्री जी ने आके उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो बिना कुछ बोले झट से उनसे लिपट गया और रोने लगा, और साथ में वही सब बड़बड़ाने लगा, कैसे कर सकती है वो मेरे साथ ऐसे? मम्मा, वो जानती है ना कि मैं कितना प्यार करता हूँ उससे, और वो मुझसे हमेशा के लिए दूर होने की बात कर रही थी। नहीं जानती क्या वो कि उसके बिना मैं नहीं जी सकता, सांस नहीं ले सकता, कि मर जाऊं मैं उसके बिना? क्या मम्मा, क्यों क्यों हो रहा है मम्मा मेरे साथ ऐसा आखिर? उसे बताइए ना मम्मा कि वो ना करे ऐसा। खुद से दूर तो पहले ही रखा हुआ है, और अब हमेशा के लिए मुझे खुद से दूर करने जा रही है। मैंने क्या गलती की है मम्मा जो ऐसी सजा मिल रही है मुझे? क्यों मैं नहीं जी पाऊंगा माँ? मैं उसके बिना पागल हो जाऊंगा, प्लीज उसे समझाओ ना। काफी देर तक वो यूं ही बड़बड़ाता रहा। उसका रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। फिर दादी ने कैसे करके उसे अंबर के साथ घर भेज दिया, ये कहकर कि वो कुछ करेंगी। मुश्किल से माना था वो। अंबर उसे लेकर निकल गया घर के लिए। उसके जाने के बाद सब लोग टेंशन में आ गए। गिन्नी ने दाई माँ को बताया तो वो भी हैरान हो गई सुनकर, पर अगर कोई कुछ कहेगा तो पता नहीं उसकी तबीयत पर कैसा असर होगा। ये बात सबको मुंह सिलने पर मजबूर कर देती। आरुष भी शवि से प्यार करता है, ये जानकर सबको एक और झटका लगा था। पर अब क्या करें? उसे कैसे याद दिलाएं उसकी वो भूली हुई यादें, या फिर जो हो रहा है उसे भगवान की मर्जी समझकर मान लें। उधर आश्रम पहुंचकर शवि सीधे बाथरूम में चली गई और करीब आधे घंटे बाद बाहर आई और कपड़े बदलकर किचन में गई और दाई माँ के लिए दलिया और बाकी सबके लिए खाना बनाने लगी। पर उसका ध्यान कहीं गुम था। उधर सिंघानिया कुंज में ऋत्विक की हालत देखकर अंबर भी परेशान था। ऋत्विक का बच्चों की तरह बड़बड़ाना अभी भी जारी था। उसकी बातों में उसकी तड़प साफ दिख रही थी। उसने अपने प्यार से दूर होने की तड़प, उसे खोने का डर। काफी देर की मशक्कत के बाद उसने मुश्किल से जूस का एक गिलास पिलाया और नींद की दवा देकर सुला दिया। अंबर ने ऋत्विक को सुला दिया था और तब तक राजश्री जी और दादी भी घर आ चुके थे और ऋत्विक के बारे में सोचकर वो भी परेशान थे। शाम को राजेश जी और प्रियल भी घर आए तो वो ये बात सुनकर उनके तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई कि आखिर शवि ऐसे कैसे कर सकती है। उधर आरुष भी दाई माँ को डिस्चार्ज दिलवाकर उन्हें और आश्रम पहुंचाकर जल्दी से अपने घर पहुंचा, और आते ही अपनी माँ जो कि किचन में काम कर रही थी उनसे जाकर लिपट गया और बस मुस्कुराए जा रहा था। उनकी मम हैरान थी, इतने दिनों बाद आखिर ये इतना खुश क्यों है? उन्होंने पूछा तो आरुष ने बताया कि शवि को
उसने शादी के लिए प्रपोज किया था और वो मान गई। हालांकि पूछने के लिए जगह और माहौल सही नहीं था शायद, पर आखिर जो उसे चाहिए था वो मिल गया था उसे। उसकी मॉम भी सुनकर बहुत खुश हुई और उससे अलग होकर उसके चेहरे को थामकर बोली, क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? शबी सचमुच मान गई क्या? आरुष हंसते हुए उनके कंधों से पकड़कर बोला, हाँ मॉम, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। अब तो आप बस डैड से कहकर जल्दी से सगाई का मुहूर्त निकलवाइए और फिर उसके बाद जल्द से जल्द शादी का भी, क्योंकि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से ये खुशी मिली है मुझे, जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मिलेगी। इसलिए अब जल्दी से जल्दी उसे अपना बनाना चाहता हूँ बस। उसकी मॉम बोली, हाँ बिल्कुल बेटा, तुम्हारे डैड के आते ही मैं उनसे बात करती हूँ और हम सब कल ही जाते हैं उनसे बात करने के लिए, और साथ ही तुम दोनों की सगाई का मुहूर्त भी निकलवा लेंगे, ठीक है? जी मॉम, अब जल्दी से कॉफी दे दीजिए मुझे, मैं चेंज करके आता हूँ, कहकर वो अपने रूम में चला गया। और उसके जाते ही उसकी मॉम सोचने लगी कि शबी की सगाई तो ऋत्विक से हो चुकी थी ना, फिर ये सब कैसे? वो आरुष से पूछने वाली थी, पर अपने बच्चे के चेहरे पर दुनिया भर की खुशी एक साथ देखकर एक माँ की हिम्मत नहीं हुई ऐसा सवाल करने की। उन्होंने सोचा कि वो दाइमा से सब पूछ लेंगी। फिलहाल अपने बच्चे की खुशी में खुश होना उन्हें ठीक लगा था। उधर दाइमा आश्रम आ चुकी थी और शबी और सब लोग उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। खासकर शबी। रात हो चुकी थी, सबको दाइमा ने सोने के लिए भेज दिया था, पर शबी नहीं गई, ये कहकर कि वो आज उनके साथ ही सोएगी। दाइमा मान भी गई थी। खाना खाकर वो दोनों बातें करने लगी। शबी उनकी गोद में सर रखकर लेट गई और दाइमा प्यार से उसका सर सहलाने लगी, और बातों ही बातों में दाइमा ने वो बात छेड़ ली और बोली, शबी बेटा, एक बार फिर से सोच ले अपने फैसले के बारे में। पूरी जिंदगी हमारे एक फैसले पर टिकी होती है। शादी का फैसला एक मोड़ होता है, खासकर एक लड़की की जिंदगी में, जहाँ से उसके लिए सब कुछ बदल जाता है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता है। हमारी आने वाली जिंदगी अच्छी होगी या नहीं, ये सिर्फ इसी फैसले पर निर्भर करता है। इसलिए एक बार और सोच लो। क्या पता बाद में तुम्हें ऐसा कुछ याद आ जाए कि तुम अपने इस फैसले पर पछताओगे, और तब शायद कुछ भी ठीक ना हो पाए, सब कुछ उलझ कर रह जाएगा और कोई भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। उनकी बात सुनकर शबी उठकर उनके सामने बैठ गई, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दाइमा, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? उसकी बात पर दाइमा बोली, ऐसे क्यों पूछ रही हो बेटा? तुम जानती हो ना, खुद से ज्यादा भरोसा करती हूँ मैं तुम पर। शबी बोली, तो फिर बस इतना समझ लीजिए कि मैं जो भी कर रही हूँ वो बहुत सोच समझ कर रही हूँ। जो फैसला मैंने लिया है वो बहुत सी चीजों को ध्यान में रखकर लिया है, इसलिए दोबारा मैं इस बारे में सोचकर खुद के फैसले पर दो राय नहीं बनाना चाहती। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि आपकी छवि जो भी कर रही है उससे सबका भला है। तो आप अब टेंशन फ्री हो जाइए और सो जाइए। अभी अभी हॉस्पिटल से आई हैं आप। अपने शरीर और दिमाग दोनों को आराम दीजिए। इतना कहकर उसने उन्हें लिटाया और प्यार से उनके सर पर थपकी देने लगी। कुछ ही देर में दवाई के असर से उन्हें नींद आ गई और वो सो गई। जब शबी को लगा कि उनकी नींद गहरी हो गई है, तो वो उन्हें अच्छी तरह से ब्लैंकेट देकर वहां से बाहर निकल गई और आश्रम से निकलकर सड़क पर आकर धीमे धीमे कदमों से चलने लगी, किसी सोच में डूबे हुए। चलते चलते वो महाकाल मंदिर तक पहुंच गई और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। आंखों में बेहिसाब आंसू, चेहरे पर दर्द और लाचारी साफ नजर आ रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।